नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज हम एक ऐसे विषय की चर्चा करने जा रहे हैं जिस पर सामान्यतः हमारा ध्यान नहीं जाता और उन विषयों की चर्चा होना मुझे लगता है समाज में अति आवश्यक है, समाज का मत बनाने के लिए, देश को दिशा दिखाने के लिए। मैं चिंतन करता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव, उसका कारण है कि हम अध्यात्म से जुड़े हुए हैं और संविधान और कानून के विषय में गहराई से अध्ययन करने का प्रयास करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि शासन, प्रशासन, समाज और राष्ट्र, ये चार आधारभूत अंगों को मैं जानने का प्रयास करता हूँ और ये जानने का प्रयास करता हूँ कि आखिर हम में कमियाँ कहाँ रह गईं। नरेंद्र मोदी सरकार इस समय उन कमियों को कैसे दूर करने का प्रयास कर रही है और आज़ादी के बाद हम कितने अधूरे रह गए। बात आती है शासन प्रशासन की। मैं इस विषय पर इसलिए और चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि कल यानी कि एक दिन पहले मैं गुजरात में था। गुजरात के अहमदाबाद में एक वेबसाइट के लोकार्पण के विषय में मुझे आमंत्रित किया गया था। वेबसाइट का नाम sewagatha.org, SEWAGATHA.org। अब सवाल इसमें जो मनन करने की बात है कि आखिर सेवा गाथा क्यों और सेवा गाथा है क्या। बात यहाँ पर आई कि उस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सह सरकारवा माननीय डॉक्टर मनमोहन जी वैद्य वो मुख्य वक्ता थे। मैंने उनको बड़ी गहराई से सुना और सौभाग्य मेरा था कि इतने बड़े देश के चिंतक, इतने बड़े राष्ट्र के पुजारी, इतने बड़े व्यक्ति, इतने बड़े व्यक्तित्व के साथ मुझे उस कार्यक्रम में अध्यक्षता करने का अवसर मिला। जनरली मैं कार्यक्रमों में मुख्य वक्ता रहता हूँ, इसलिए लंबे समय बोलता हूँ, लेकिन वो मुख्य अतिथि की होने की वजह से थोड़ा समय मुझे कम मिला। वो लाइव टेलीकास्ट के लिए मैंने आप लोगों को उस पर लिंक भी किया था। दुर्भाग्य से कनेक्टिविटी मेरे आने से पहले टूट गई। केवल वहाँ उपस्थिति और ये वो हुआ और दीप प्रज्वलन हुआ, उसके बाद परिचय हुआ, परिचय के बाद वो कनेक्टिविटी टूट गई, तो आप लोग वंचित रह गए। बहुत लोगों ने लिखा, इसलिए मुझे लगा कि वो जब वीडियो जो वहाँ बहुत सारे, चूँकि कई सारे टीवी चैनल उसको लाइव दिखा रहे थे, बहुत सारे फेसबुक अकाउंट उसको लाइव दिखा रहे थे, उसकी रिकॉर्डिंगें भी हुई थी। बड़ा कार्यक्रम था देश का। सेवा गाथा एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन देश में है जो अपना काम सेवा के माध्यम से कर रही है, तो मुझे वो जब मिलेगी तो मैं आपको ज़रूर वो दिखाऊंगा। लेकिन वहाँ मैंने क्या सीखा और देश के लिए क्या आवश्यक है ये आपको जानना ज़रूरी है। क्या है ज़रूरी? देश में जब सोच रहा था, मेरे जो मेरा स्टेटमेंट था, उस स्टेटमेंट में मैंने कहा कि मैं कई बार सोचता हूँ कि हम कहते हैं कि मध्यकाल में भारत विश्वगुरु था। एक ऐसा भी समय था जब 2/3 इकोनॉमी विश्व की केवल भारत में थी और 2/3 इकोनॉमी भारत की थी, तो बाकी यूरोप क्या कर रहा था, वेस्ट एशिया क्या कर रहा था, ईस्ट एशिया क्या कर रहा था, अमेरिका तो मैं उस समय मान के चलूँ कि उदय नहीं हुआ था, कुछ प्रजातियां वहाँ पर रहती थी। तो ये सब किस भूमिका में थे और ये सब क्या कर रहे थे, ये अपने को जानने की आवश्यकता रहती है। अब इस विषय पर जब हम चर्चा करना शुरू करते हैं तो पता लगता है कि उस समय राजाओं को जो राजवंश था, चाहे मैं गुप्तों की बात करूं, चाहे मैं मौर्यों की बात करूं, उनको वो कैसे चलते थे और समाज कैसे चलता था। समाज का अपना रोल और सरकारों का, राजाओं का अपना रोल। अब सोचकर देखिए कि सरकारों का मुख्य रोल क्या होना चाहिए। सरकारों का उस समय मुझे समझ में आया कि सरकारों का या राजाओं का जो मुख्य रोल था वो 2 चीज़ों पर बहुत ध्यान देते थे। एक तो राष्ट्र की सुरक्षा और दूसरा इंटरनल सिक्योरिटी यानी कि अंदरूनी सुरक्षा, प्रशासन जिसको कहते हैं, और उस प्रशासन के माध्यम से लोगों में अन्याय ना हो ऐसी व्यवस्था करना और बाहरी खतरों से देश को बचाना, समाज में व्यवस्था बनी रहे उस व्यवस्था को सही करना, ये मुख्य कार्य है। आज भी जब हम यूएस की बात करते हैं तो यूएस के पास 3 काम हैं, यानी कि यूएस की जो फेडरल गवर्नमेंट है, केंद्र की सरकार जो कही जाती है, उसके पास 3 काम है। एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश नीति है उसके पास,
डिफेंस यानी कि सुरक्षा है उसके पास, और कम्युनिकेशन, पूरे के पूरे यूएसए में कम्युनिकेशन एक दूसरे देशों के बीच में, उनके चूंकि यूएसए 50 से ऊपर देशों से मिलकर बना हुआ है, तो उन देशों के बीच में कनेक्टिविटी सही रहे, उनके बीच में सामंजस्य बना रहे, ये उनका रोल है, इसलिए वो सफल हैं। हमारे यहाँ भी राजाओं का यही रोल हुआ करता था कभी। अब समाज कैसे राजाओं को सपोर्ट करता था, समाज कैसा हुआ करता था? हमारे भारत का जो हिंदू हृदय है, हिंदू हृदय का एक स्वभाव है, हिंदू हृदय की जो इकोनॉमी है, वो इकोनॉमी अपने आप में कुछ चीज़ों की आवश्यकता मूलभूत व्यक्ति को होती है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोटी, कपड़ा, मकान और सामाजिक समरसता। ये अगर 6 चीज़ें किसी व्यक्ति के पास हों, सामाजिक समरसता की बात जब हम करेंगे तो सामाजिक समरसता में आचरण उसका कैसा हो उसको कह लेंगे। ये चीज़ें अगर समाज में डेवलप हो जाएं, ये चीज़ें समाज में आ जाएं, तो समाज अपने आप स्वावलंबी हो जाएगा और मैं कहूँ कि वो आत्मनिर्भर हो जाएगा। अगर समाज स्वावलंबी हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए, शिक्षा की उसकी व्यवस्था हो जाए, उसके स्वास्थ्य की चिंता हो जाए, समाज में भेदभाव खत्म हो जाए, समरसता हो जाए, तो फिर हम अपने ही गांव में, अपने घरों में, अपने मोहल्लों में, अपने लोगों के बीच में जो करेंगे उसमें से कुछ अंश बचाकर हम सरकार को दें, राजा को दें, राजा हमारी सुरक्षा की चिंता करे, राजा हमारी व्यवस्था की चिंता करे, राजा हमारे संचार की व्यवस्था करे, राजा विदेशों के साथ कैसी नीति हो उसकी व्यवस्था करे। अगर हम सब इस विषय पर थोड़ा थोड़ा काम करें और समाज इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाए, अब इस प्रकार से व्यवस्थित करने के लिए समाज में कार्य विभाजन का होना आवश्यक था, इसलिए कार्य विभाजन के रूप में हमारे यहाँ कुछ परिवार डेवलप हुए, यानी कि उसको अलग से किसी स्किल डेवलपमेंट की आवश्यकता नहीं है। अगर मेरे घर में कोई कार्य होता है, सपोज मेरे घर में अगर लकड़ी का कार्य होता है, तो मेरे बच्चे स्वतः उसमें स्पेशलिस्ट हो जाएंगे। मेरे घर में लोहे का काम होता है, कुछ हथियार, कुछ औजार बनाए जाते हैं, तो मेरे घर के बच्चे अपने आप उसमें स्वावलंबी हो जाएंगे, वो अपने आप में आत्मनिर्भर हो जाएंगे और स्किल डेवलपमेंट भी उनका अपने आप होने वाला है। इस प्रकार गांव में कई प्रकार की जातियां कार्य विभाजन के आधार पर बांटी गई होंगी और उन परिवारों का दायित्व होगा कि पूरे गांव में वो परिवार उस प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट वो बनाता है, उसकी कमी ना होने दे, चाहे वो जो भी हो। अगर कोई नाई बाल काटना जानता है तो वो पूरे गांव की वो सेवा करेगा। अगर कोई व्यक्ति औजार बनाना जानता है खेती के, तो वो पूरे गांव की सेवा करेगा। यदि कोई व्यक्ति कपड़े सीना जानता है तो वो पूरे गांव की सेवा करेगा। यदि कोई व्यक्ति मंत्रोच्चार करना जानता है तो वो पूरे गांव की सेवा करेगा। यदि कोई व्यक्ति शिक्षित है तो वो गुरुकुल बनाकर पूरे गांव की सेवा करेगा। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के सेवा कार्य पूरा गांव मिलकर करेगा। अगर सभी प्रकार की सेवाएं, मैंने जैसे कहा 4 प्रकार की मुख्य सेवाएं हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वावलंबन और आचरण। ये 4 चीज़ें, आचरण से मतलब हम उसको एजुकेशन से जोड़ लें, शिक्षा से, आचरण से मतलब व्यवहार से भी जोड़ लें, समरसता से जोड़ लें। शिक्षा, शिक्षित हो जाए, वो वेदों की शिक्षा दी जाए, पुराणों की शिक्षा दी जाए, आधुनिक शिक्षा दी जाए, आज की आवश्यक शिक्षाएं दी जाएं, आज की दुनिया की शिक्षा दी जाए, राष्ट्र की शिक्षा दी जाए, व्यक्तित्व की शिक्षा दी जाए, पारिवारिक व्यवस्था की शिक्षा दी जाए, उसको शिक्षित कर लें। और स्वास्थ्य, घर गांव में एक वैद्य हो और वो वैद्य हमारे पूरे गांव के स्वास्थ्य की चिंता करे और उस व्यक्ति के जो भी कार्य करने वाले हैं, जो लोग फसल उगाते हैं, जिनके घर में कोई प्रोडक्शन होता है, वो उनके खाने पीने की व्यवस्था की चिंता करें कि वो कोई भी हमारे गांव में भूखा नहीं सोएगा। अगर ऐसा आइडियल गांव, ऐसा आइडियल परिवार, मतलब गांव एक परिवार या कई गांव मिलाकर एक व्यवस्था हो जाए, तो फिर आप सोच सकते हैं कि हमें सिक्योरिटी की वजह से, इनसिक्योरिटी की वजह से जो हम धन इकट्ठा करते हैं और मरने के बाद भी छोड़ जाते हैं, जिसका उपयोग नहीं होता, जिसमें अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने प्रभाव दिखाने के लिए कई मंजिला इमारत खड़ी करता हूं, जिसमें मैं अकेला रहता हूं और 100 कमरे मेरे घर में हैं और मैं बहुत सारे संसाधनों का इस्तेमाल करता हूं। अगर शिक्षित हो जाए कि ये संसाधन ही किसी व्यक्ति के मूल संसाधन हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वावलंबन और आचरण,
तो आप सोच सकते हैं कि कैसा समाज हो, और ये समाज अपने में से सरकारों को चुने, राजाओं को चुने, राज्य व्यवस्था को चुने। मैं आज की व्यवस्था नहीं कहता, भारत में राज्य व्यवस्था ऐसी थी नहीं, भारत में गणतंत्र था, भारत में राजाओं को भी हटाने के प्रावधान थे। जैसे घनानंद जब बिगड़ा तो चाणक्य ने बीड़ा उठाया कि हम घनानंद को रिप्लेस कर देंगे, घनानंद को रिप्लेस करके उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को बिठाया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें अगर देश में पूरे प्रकार से मैनेज हो जाए, कुछ साधु संत भी इस प्रकार के काम करते थे कि वो एक गांव में रुके, वहां की चीज़ों को देखा, दूसरे गांव में गए, वहां पर उनको दे दिया, और दूसरे गांव में जो और सीखा वो तीसरे गांव को दे दिया। इस प्रकार ये साधु संत पूरे भ्रमण करते हुए गांव से गांव, शहर से शहर रुकते और एक दूसरे को टेक्नोलॉजी फ्री में ट्रांसफ़र करते, एक दूसरे के बारे में बताते और एक दूसरे के प्रोडक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे बार्टर सिस्टम में एडजस्ट हो, इसकी व्यवस्था करते। इस व्यवस्था में अगर ये व्यवस्था हो जाए, इसके लिए मुख्य जो भारत भूमि का जो जो प्राण है वो है सेवा भाव। आज भी, अब मैं कह रहा था कि जब ऐसी व्यवस्था थी मध्यकाल में या गुप्त काल में, तो शासकों के पास भी फ्री हैंड था, समाज सुरक्षित है, समाज व्यवस्थित है, समाज कर रहा है, और समाज ने हमको समाज की चिंता और राष्ट्र की चिंता करने का दायित्व दिया है। हम पूरी ताकत से राष्ट्र की चिंता करेंगे, और हम अगर मर भी गए, प्राणों की आहुति भी देनी पड़े, तो हम राष्ट्र के लिए प्राणों की आहुति देंगे, ये मेरा कार्य बनता है। और बाकी लोग हमको पोषित करेंगे, राज्य को देंगे, राज्य राज्य जो है वो राष्ट्र निर्माण करेगा और राष्ट्र की चिंता करेगा, ये व्यवस्था देश की हो। तो आप सोच सकते हैं कि कोई देश क्यों पिछड़ेगा। मैं आपको एक सलाह देता हूं, एक मूवी आई थी गांव, GAON, जरूर देखिएगा उसको। आपको वो मुझे लगता है कि प्राइम पर पड़ी हुई है, आप उसको देखिए, कहीं और भी मिल सकती है, उसको जरूर देखिए कि क्या व्यवस्था देश की है, होनी चाहिए। अब इस व्यवस्था में आज समाज बिगड़ता चला गया। अंग्रेज आया तो अंग्रेज ने, अब मुसलमान आया तो आप सोचो, मुसलमान केवल शोषण करता था, लेकिन ये व्यवस्था जो सेवा की थी वो हमारे गांव में विद्यमान थी। अब गांव में अगर सेवा की व्यवस्था विद्यमान थी तो फिर गांव को बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। राष्ट्र बिगड़ गया, राष्ट्र में जो राजा है वो बिगड़ गया है, राजा हमारा शोषण कर रहा है, फिर भी हम एक दूसरे के लिए जी रहे हैं। यही कारण था कि खाड़ी सिर्फ 150 वर्षों में कन्वर्ट हो गया, और भारत 800 वर्षों पर भी अत्याचार होने पर भी कन्वर्ट नहीं रहा, क्योंकि उसकी सामाजिक समरसता, सेवा भाव, सेवा की प्रवृत्ति, हिंदू हृदय, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली संस्कार के रूप में हमको मिला। अब इसी बात को अगर हम आगे बढ़ाएं तो मुगल लूटते रहे, अंग्रेज आए, उन्होंने हमारे यहाँ की आयुर्वेद को जड़ से समाप्त किया, हमारे यहाँ की शिक्षा को जड़ से समाप्त किया, हमारे यहाँ के संस्कारों को जड़ से समाप्त करने की कोशिश करी, और समाज बिगड़ता चला गया। जब अंग्रेज यहाँ से गया तो हमारा काम था कि हम पुनः वो व्यवस्था लागू करते और समाज को प्रेरित करते जो अंग्रेजों ने 200-250 वर्षों में बिगाड़ के रखी थी, और हम समाज को पुनः रिवर्स में ले आते। तो मुझे लगता है कि अब तक अगले 47 के बाद 70-72 सालों में हम विश्व के उस पायदान पर होते जहां हम डिजर्व करते हैं, लेकिन हम नहीं हो पाए, क्योंकि व्यवस्था अंग्रेज वाली ही भारत में चलती रही, एजुकेशन अंग्रेज वाली ही भारत में चलती रही, और भारत बिगड़ता बिगड़ता और बिगड़ता चला गया। लेकिन अगर इसी बीच में कोई ऐसा संगठन जिसने सेवा अपना धर्म समझा हो, मनमोहन जी ने उसमें अपने वक्तव्य में कहा कि धर्म, उसको रिलीजन से नहीं काउंट करना चाहिए, धर्म भारत का स्वभाव है, धर्म से मतलब आचरण से है, धर्म का मतलब धारण करने से है, और सेवा भारत का धर्म है, भारत के व्यक्तियों का धर्म है। वो पेड़ों की सेवा करता है, वो नदियों की सेवा करता है, वो पशुओं को सेवा करता है, वो पृथ्वी की सेवा करता है, वो लोगों की सेवा करता है, वो प्राणियों की सेवा करता है, वो जीव निर्जीव सबकी सेवा करता है। ये हिंदू स्वभाव है, और यही हिंदू धर्म है। अब समाज बिगड़ गया, इस बिगड़े समाज में भी हिंदू हृदय सेवा करता है। कहीं भूखे बच्चे बैठे हुए हैं, कोई प्रचारक वहां गया, संघ भावना से ओतप्रोत कोई व्यक्ति गया कि उसने अपना जीवन दिया कि मैं समाज का कार्य करूंगा। वो समाज का कार्य करने के लिए वहां गया तो देखा कोढ़ से पीड़ित है, तो आशीष भैया जी एक बड़ा नाम देश का है,
उन्होंने कोढ़ से पीड़ित बच्चों की लोगों की मदद करनी शुरू की, उनकी सेवा करनी शुरू की, और सेवा करते करते वो देश में एक अलग मकाम हासिल कर बैठे, देश को एक नई दिशा दिखा बैठे। ऐसे अपने गुजरात के मुख्यमंत्री रहे रूपाणी जी, उनके बेटे का असमय उसकी मृत्यु हो गई, तो वो पति पत्नी एक सामान्य परिवार से आते थे। उन पति पत्नी ने एक संस्था खोलकर लोगों की सेवाएं करनी शुरू की, एजुकेशन की सोची, स्वास्थ्य की सोची, मतलब स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वावलंबन और जैसा मैंने कहा आचरण, ये 4 विषय उन्होंने सोचना शुरू किया। आज उनकी संस्था गुजरात में एक बड़ा रोल प्ले करती है बच्चों को उभारने में। ऐसी गुजरात में कई संस्थाएं काम करती हैं। मैं भी सोचता था कि पूरा देश ऐसा है तो गुजरात एकदम अलग से मॉडल कैसे बन गया? क्या मोदी जी ने ही बना दिया? बिल्कुल, निश्चित रूप से मोदी जी का योगदान उसमें रहा होगा, लेकिन समाज को जो दिशा मोदी जी ने दिखाई या जो समाज ने अपने यहां उदाहरण हासिल किए, वो अपने आप में अद्वितीय हैं। अब उस प्रकरण में जब मैं उनकी बात करता हूं, एक कांतिबाई की बात आती है, उनकी बात करते हैं, तो उन्होंने भी कुछ इसी प्रकार का इलस्ट्रेशन सिद्ध किया। बच्चों को पढ़ाना, लिखाना, डॉक्टर बनाना, ये बनाना, वो बनाना, रिक्शे वालों को पढ़ाना, जो भीख मांगने वाले बच्चे हैं उनको करना। ऐसे गुजरात में कई इलस्ट्रेशन देश के बहुत सारे इलाकों में है। मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं तो कानपुर प्रांत में चित्रकूट एक स्थान है, वहां पर ग्रामोदय विश्वविद्यालय दादाजी देशमुख ने खोला। पहले उन्होंने वहाँ दीनदयाल शोध संस्थान खोला, धीरे धीरे करके अगल बगल के गांव को जोड़कर वहाँ सरकार वहाँ से मीलों दूर है, वो बिल्कुल एकदम जंगल का चित्र है, लेकिन उसको उभार कर खड़ा कर दिया। वो स्वावलंबी समाज हो गया, स्वास्थ्य की चिंता हो गई, शिक्षा की चिंता हो गई, वहाँ आचरण लोगों का अच्छा हो गया। तो आप सोचो कि सरकार कहीं दूर है और वहां पर वो समाज स्वयं में स्वावलंबी और आत्मनिर्भर हो गया। अगर ऐसा समाज में आज काम करने वाले लोग हैं, ऐसे संस्थाएं हैं, संघ ने एक प्रण लिया कि हम राष्ट्रीय स्वयं सेवक हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक मतलब राष्ट्र की सेवा करने वाले हम सेवक हैं, स्वयं हम सेवक हैं। तो राष्ट्र की सेवा करने का प्रण लेकर एक निकले जो लोग, उन्होंने केवल चिंता राष्ट्र के अलावा राष्ट्र में बहुत सारे काम करने के, नदियां साफ करने के काम है, रोडें साफ करने के काम है, लोगों के घरों में खाना खराब होता है उसकी चिंता करना है, अनाज खराब होता है उसकी चिंता करना है, या बहुत सारी इस प्रकार की चिंताएं करना। किसी ने अक्षय रथ बनाया तो कहा कि जब किसी उसमें विवाह स्थल पर खाना बचता ही, क्योंकि बेटी का बाप इतना बनाकर रखता है कि खाना कहीं बराती भूखे न रह जाएं, हमारा स्वभाव ऐसा है। अब वो खाना कुछ बचा, उस खाने को 2 घंटे के अंदर जरूरतमंदों में पहुंचा देना कौन करेगा? ये भी सेवा है। 2 घंटे देंगे हम, रोज रात में 2 घंटे देंगे। कुछ लोग डेड बॉडियों का डिस्पोजल करते हैं, कुछ लोग तर्पण का काम करते हैं, कुछ लोग ज़मीन पर रास्ते में जो गाय या जानवर मर जाते हैं उनका डिस्पोजल करते हैं, कुछ जो जानवरों के चोट लग जाती है उनकी सुरक्षा करते हैं, उनकी स्वास्थ्य की चिंता करते हैं। इस प्रकार जो समाज में काम करने वाले लोग हों, चाहे वो पेड़ लगाते हों, जंगलों की चिंता करते हों, पानी की चिंता करते हों, या परिवारों की चिंता करते हों, दरिद्र की चिंता करते हों, दया करते हों, वो दया के भाव से न दिखे सामने वाले को, उसको स्वावलंबी बनाना। मतलब एक तो ये है कि भीख मांगने वाला कोई व्यक्ति खड़ा है, मेरे मन में सेवा है, मैंने उसको उसकी दयनीय स्थिति देखकर उसको 100 रुपए दे दिए, ये तो दया हो गई। और एक ये हो गया कि वो व्यक्ति को क्या मैं आत्मनिर्भर बना सकता हूं, क्या मैं स्वावलंबी बना सकता हूं। मैं उसको ले गया, उसको नहलाया धुलाया, अच्छे से उसकी एजुकेशन की व्यवस्था की, उसको कहीं ना कहीं ऐसे स्थान पर जोड़ दिया जिससे वो स्वावलंबी हो जाए, वो भीख न मांगे। ऐसी देश में संघ के बहुत सारे संगठनों के काम करने वालों की बहुत सारी प्रेरक कहानियां, बहुत सारी प्रेरक गाथाएं। अब ये गाथाएं अगर पता लगें लोगों को, तो इन उदाहरणों को सुनकर समाज खड़ा हो, समाज को एक रास्ता मिले। हम क्राइम पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं कि भाई किसी भी व्यक्ति ने कोई काम किया, किसी की मृत्यु होगी, तो वो क्राइम है कि नहीं है। अब डॉक्टर ऑपरेशन करता है, अच्छे इंटेंशन से करता है और व्यक्ति मर जाता है, तो वो क्राइम नहीं है। लेकिन एक मर्डरर अगर वो करता है तो हम उसको क्राइम कहते हैं। क्यों? तो हम कहते हैं कि इच्छा, पहले तो मोटिव,
उसका मोटिव कहीं से आएगा। तो मोटिव कैसे होगा? कुछ ना कुछ प्रेरक उसने देखा होगा, दुष्प्रेरक उसने देखा होगा। प्रेरणा से अच्छा करेगा तो अच्छा करेगा, और दुष्प्रेरणा से करेगा तो बुरा करेगा। अगर दुष्प्रेरणा के साथ किसी ने काम किया और सामने नुकसान हो गया तो हम कहते हैं इसने ये क्राइम किया। अगर हम अच्छी प्रेरणा के साथ काम करते हैं और उसके कुछ अच्छे फल निकलते हैं तो हम कहते हैं कि अच्छा काम हुआ। तो अब अच्छा मन भी होता है, यानी कि दुराशय, आशय व्यक्ति का कैसा है उसके आधार पर हम तय करते हैं क्या हुआ। तो उसके लिए हम कहते हैं कहीं ना कहीं से हेतुक बनाओ। तो हेतुक कैसे बनेगा? किसी को देखेगा, किसी को सुनेगा, किसी को समझेगा, कुछ उसके सामने इलस्ट्रेशन आएंगे, कुछ उसके सामने उदाहरण आएंगे। ये उदाहरण इलस्ट्रेशन उसके सामने जो आए, इनसे उसका मन बनता है और वो भी उस विषय पर काम करता है, और जिसको उसने स्वावलंबी बनाया वो भी उस पर पूरी शक्ति से काम करता है, क्योंकि वो भिक्षा मांगता था, क्योंकि वो रिक्शा चलाता था, क्योंकि वो कोढ़ से पीड़ित था, क्योंकि वो शिक्षित नहीं था। अब वो हो गया है तो वो इस बात को मानकर चलता है कि मुझे भी मेरी तरह रह रहे जीवन में 10, 20, 25, 50 लोगों की मदद करनी चाहिए, और जितनी मेरी शक्ति है उतनी मदद करनी चाहिए। इसके लिए उसके सामने इन गाथाओं का आना जरूरी है। देश को पता लगना आवश्यक है कि आखिर देश में किस किस प्रकार के काम चल रहे हैं। कोविड के समय पर हमने पूरे देश को देखा। मनमोहन जी ने कहा कि कोविड के समय पर पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार पूरे संसार में सब सरकारों के ऊपर आधारित था। भारत सरकार बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन भारत में सबसे कम कैजुअलिटी का मुख्य कारण था भारत के लोगों का सेवा का स्वभाव होना। यह अन्यत्र कहीं नहीं है संसार में, एक अकेला हमारा देश। ये बातें लोगों को पता हो तो उनका मन बनता है, वो भी उस विषय पर जुड़ते हैं, संगठनात्मक रूप से जुड़ते हैं। और जो लोग क्रिटिसाइज करने वाले हैं कि संघ क्या करता है, वो उनको ये भी बताते हैं कि केरला में जब बाढ़ आई तो संघ ने क्या किया, कोविड हुआ तो संघ ने क्या किया, उत्तराखंड में त्रासदी आई तो संघ ने क्या किया, जम्मू कश्मीर में त्रासदी आई तो संघ ने क्या किया। ये इलस्ट्रेशन भी लोगों के सामने जाते हैं तो लोग संघ के लिए भी, जो स्वयं सेवक है, जो अच्छा कार्य करने के लिए ही बना है, देश को राष्ट्रीय भावना पैदा हो, राष्ट्र निर्माण हो, उसके लिए ही जिसका निर्माण हुआ है, उसके विषय में वो उसके साथ जुड़े और जुड़कर काम करे। और नहीं तो वो इन उदाहरणों को देखते हुए इंडिविजुअल काम करे तो क्या बुरा है। इन बातों को देश को बताने के लिए एक वेबसाइट संघ के स्वयंसेवकों ने बनाई। विजयलक्ष्मी बहन वहां पर उपस्थित थी, वो उसकी नेशनल ऑर्गेनाइजर हैं। उन्होंने उस वेबसाइट को लॉन्च किया। पहले पुरानी वेबसाइट थी, नई वेबसाइट को लॉन्च किया, और उन्होंने कहा इस तरह के इलस्ट्रेशन जितने मुझे मिलते हैं मैं इसमें डालने का प्रयास करती हूं, देश को ये बातें पता हो। इसके लिए ये वेबसाइट तमाम तरह के फेसबुक के पेज, अलग अलग राज्यों के, अलग अलग प्रांतों के सेवा गाथा के पेज, और समाज में तमाम प्रकार की सेवाओं का उदाहरण लोगों को पता हो और लोगों का मन बने, राष्ट्र हमारा सेवा मुख बने और सेवा करने के लिए आतुर हो, ताकि सरकारों का काम केवल उतना रह जाए कि वो विदेश से कैसे लड़ेंगे, वो विदेशी शक्तियों से कैसे लड़ेंगे, भारत के प्रति षड्यंत्र करने वालों से कैसे लड़ेंगे, और भारत को नई दिशा, नई नई चीज़ें, नई टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन का सिस्टम ये कैसे डेवलप करेंगे, उस पर ध्यान दे। तो मुझे लगता है कि हम अगले 20, 30, 50 वर्ष में ही विश्व के उस पायदान पर होंगे जहां हम डिजर्व करते हैं। इसलिए मैं लक्ष्मी बहन को, सेवा विभाग को, संघ के माननीय सह सरकारवा मनमोहन जी वैद्य को, और संघ के सेवा विभाग के अखिल भारतीय सेवा प्रमुख मणि पराग जी को, इनको सबको धन्यवाद कहता हूं कि आपने मुझे उस कार्यक्रम में बुलाया, अध्यक्षता का अवसर दिया और मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। अगर वो वीडियो मुझे मिलेंगे तो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूंगा, लेकिन कल वो नहीं हो पाया। उसके लिए मैं करबद्ध हाथ जोड़कर आप सभी से क्षमा मांगता हूं कि आप लोगों ने उस पर लॉगिन किया, आप आए, लेकिन आपको वो सुनने को नहीं मिला। लेकिन ये गाथाएं आप सब sevagata.org, इसके नीचे भी मैं उसको, उसकी वेबसाइट का एड्रेस दूंगा, वो आप लोग देखेंगे तो आपको सबको अच्छा लगेगा कि हमारा देश राष्ट्र निर्माण, सेवा से राष्ट्र निर्माण कैसे हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे।